कर पाए, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, तो फिर ये चीजों को बना है तो ही जाकर के ये सारा चीज बन रहा है। याद है वो बात कि इन्वायरमेंट में अगर एनिमी रहेगा तो ही गन निकालेंगे। ऑफ द प्रीफर्ड कार्बन। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। तो आज हमारे इस वीडियो में क्लास 12th जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन जो कि शुरू होता है जीन रेगुलेशन वाले टॉपिक से। तो अगर आप अब तक कुछ नहीं पढ़े हो, इस टॉपिक के पहले आपको कुछ नहीं आता है, अगर आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप नीट एग्जाम आप देने वाले हो, सभी के लिए वीडियो एप्लीकेबल रहेगा, आपको समझ में आएगा। बेसिक से लेकर एडवांस तक इसको हम लोग क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड कर रहे होंगे, डिक्टेट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखने वाले हैं जीन रेगुलेशन या फिर लैक ऑपेरॉन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आइए। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ने से पहले ना कुछ टूल्स को हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब ये आपका पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक, कंस्टिट्यूटिव जीन, ये सभी चीज़ों को हम लोग थोड़ा टूल्स को देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, आइए। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग जीन एक्सप्रेशन के बारे में। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई अगर हो सकता है यहाँ पे कोई जीन है जो कि सेगमेंट ऑफ डीएनए है एक तरह का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमआरएनए में। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते थे क्या? ट्रांसक्रिप्शन बोलते थे। और हो सकता है कि ये एमआरएनए फिर कन्वर्ट हो जाए किसमें? किसी प्रोटीन में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक, ये है प्रॉपर आपका पूरा जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान देना एक बात, एकदम इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है आपको कि ये जो जीन रेगुलेशन होगा ना, वो प्रोकैरियोट में अलग होता है और यूकैरियोट में अलग होता है। ठीक है, आप एकदम ध्यान से समझो कि मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है किसका? एक यूकैरियोट का। तो यूकैरियोट का जब हम डायग्राम बनाते हैं, आप समझो कि यूकैरियोट में भाई न्यूक्लियस भी होगा बढ़िया सा। ठीक, तो आप यहाँ पर ये चीज़ देखोगे कि यूकैरियोट में ये जो डीएनए होगा, ये डीएनए जब प्रोसेस में जाएगा ना, कौन सा प्रोसेस में जाएगा भाई? ये प्रोसेस में जाएगा ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जो कि एमआरएनए बनना चाहिए था, एमआरएनए, जब आप ये बात समझो कि आरएनए जो है ना तीन तरह का होगा, एक होगा एमआरएनए, एक होगा आरआरएनए और एक होगा टीआरएनए। इसके अलावा एक और भी आरएनए है जिसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या होता है ये? ध्यान देना। अब ये डीएनए से बन जाता है एक अलग तरह का आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं एचएनआरएनए। ठीक, ये एचएनआरएनए में क्या है ना कि इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही पोर्शन रहेगा। आप सोचो कि ये वाला कोडिंग है, ठीक है, येलो वाला क्या है? कोडिंग है। ये वाला हो गया कोडिंग और ये वाला कौन सा हो गया? नॉन कोडिंग। मतलब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर के एचएनआरएनए बना, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, जिसमें कोडिंग सीक्वेंस भी और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी। यही कॉन्सेप्ट है वो एक्सॉन और इंट्रॉन वाला। ठीक, अब क्या होगा ना कि जो नॉन कोडिंग वाला जो सेगमेंट है उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। ये जो नॉन कोडिंग वाला सेगमेंट है इसको रिमूव करना पड़ जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा, स्प्लाइसियोसोम के फॉर्म में ये आउट हो जाता है। स्प्लाइसिंग प्रोसेस कहते हैं, कैपिंग टेलिंग प्रोसेस कहते हैं। मतलब कि ये जो एचएनआरएनए है ना, ये एचएनआरएनए फिर बन जाएगा क्या? एमआरएनए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा एमआरएनए? ये एमआरएनए बन जाएगा, हो सकता है स्प्लाइसिंग से, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, मतलब डीएनए से बना एचएनआरएनए, और एचएनआरएनए जो है वो एक तरह का प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी हम लोग कहते हैं। मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से पहला वाला बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंस रहता है। इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। कैसे? या तो स्प्लाइसिंग से, या तो प्रोसेसिंग से, या तो कैपिंग टेलिंग प्रोसेस से। ये तीनों सब कुछ सेम है। ठीक, और फाइनली लास्ट में क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। अब ये जो एमआरएनए है इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है कहाँ? साइटोप्लाज्म में, ताकि ये जो हमारा एमआरएनए है, ये एमआरएनए क्या बना पाए? ये एमआरएनए प्रोटीन बना पाए। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आपका ये कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ये समझो ना कि ये प्रोसेस पूरा यूकैरियोट्स के लिए था। ठीक है, ये जो प्रोसेस था पूरा ये यूकैरियोट्स के लिए था। तो प्रोकैरियोट्स में तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। और इसमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी यहां पर दिखाई दे रहा है ना आपको, एचएनआरएनए का बनना, ये एचएनआरएनए भी नहीं बनता है। तो ये स्प्लाइसियोसोम और ये सब जो स्प्लाइसिंग प्रोसेस, ये सब नहीं होगा। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अभी जस्ट आपको मैंने समझाया लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है। लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो ये जो है ना
प्रोकैरियोट्स में अलग हो जाएगा और यूकैरियोट्स में अलग हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोट्स के लिए क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, क्या हो सकता है कि ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल हो, या फिर ये हो सकता है कि प्रोसेसिंग लेवल हो, या फिर ये हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशनल लेवल हो, या फिर हो सकता है कि ये ट्रांसलेशनल लेवल हो। ये पूरा हम लोगों ने अभी 4 पॉइंट को क्लियर करा था। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 ही चीज होगा, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल लेवल। स्पेलिंग मत देखना भाई, तू ध्यान दे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब तक नहीं आया हुआ नीट में, हो सकता है कि चांस इस बार आए या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में आए। लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में अलग होता है, यूकैरियोट्स में अलग होता है। कैसे, मैंने आपको समझाया कि भाई जो प्रोकैरियोट्स है उसमें आपका नहीं पाया जाएगा वो क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या नहीं पाया जाएगा, एचएनआरएनए का फॉर्मेशन, ये सब नहीं होता है। तो एचएनआरएनए का फॉर्मेशन जब नहीं होगा तो ये फिर प्रोसेसिंग क्यों होगा, फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं तो फिर ट्रांसपोर्टेशन क्यों होगा, क्या क्या होगा, सिर्फ ये होगा और ये होगा। ठीक है, चलिए आइए अब अगला क्या है, हाँ टाइप्स ऑफ जीन, एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जहां पर आप देखते हो ना टाइप्स ऑफ जीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाता है एनसीईआरटी, वहां पे बोलेगा सिस्ट्रॉन के बारे में। वो कहता है, ये डेफिनेशन बताएगा वो कि देखो हम लोग जो है जीन को डीएनए सेगमेंट के फॉर्म में डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा वो कहता है। फिर वो बोलेगा कि डीएनए का, ये जो डीएनए है ना, डीएनए का सिर्फ वही वाला सेगमेंट को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलेंगे जो कैपेबल है पॉलीपेप्टाइड को बनाने के लिए। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि अगर ये कोई डीएनए है, ठीक है, और ये जो डीएनए है ना, ये वाला सेगमेंट भी ट्रांसक्राइब हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है और ये वाला भी हो रहा है। यहां से बन गया क्या, आरआरएनए बन गया, और यहां से बन गया क्या, टीआरएनए बन गया, और यहां से बन गया क्या, एमआरएनए बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आगे जाकर के प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं करता, मतलब प्रोटीन बनाता नहीं है, ये भी आगे जाकर के प्रोटीन नहीं बनाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आगे जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। तो इसीलिए डीएनए का सिर्फ वैसा वाला सेगमेंट जो कि प्रोटीन बनाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। देखो ये वाला जो है ना जीन है, ये वाला भी जीन है, लेकिन सिस्ट्रॉन सिर्फ हम लोग किसको बोलते हैं, इसी को जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए कैपेबल है। आई होप कि ये बात आपको क्लियर होगा। तो अब क्या कहता है ना, एकदम ध्यान सुनना, पॉलीसिस्टोनिक मतलब कोई वैसा वाला जीन जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म हो रहा है। अगर यहाँ पर प्रोटीन P1, प्रोटीन P2, प्रोटीन P3 अगर बन रहा है, मतलब एक से ज़्यादा यहाँ पर सिस्ट्रॉन भी होता होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक बोलेंगे। और मोनोसिस्टोनिक का मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही सिस्ट्रॉन होता होगा, जिससे सिर्फ एक ही तरह का प्रोटीन निकलेगा। तो याद कैसे रखें सर, तो भाई याद आपको ऐसे रखना है कि P से पॉलीसिस्टोनिक और P से प्रोकैरियोट्स। ठीक है, मतलब ये किस में पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा, और जो बच गया वो किस में जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूकैरियोट्स में। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या, कंस्टिट्यूटिव जीन। एकदम ध्यान से समझना मेरा बात को। ठीक है, देखो पॉइंट क्या, बात ये है ना कि अब सोचो कि आपके घर में है ना, आपके घर में कोई एक मेन स्विच होता होगा जो कि ऐसे बड़ा सा कहीं लगा होता है ना, मेन डोर के पास, जो ऐसे 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 खड़ 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 ऐसे होता है, ऑफ ऑन होता है। अब सोचो कि वो जो मेन वाला जो स्विच है वो पूरे घर के लाइट को वो कंट्रोल करता है। तो इसके ऑन या ऑफ होने से पूरा घर का लाइट कंट्रोल हुआ ना। तो बाकी को कंट्रोल करने के लिए इसका ऑन होना हमेशा जरूरी है कि नहीं, बताओ, सोचो इस बात को। ये लाइट जो है, ये जो स्विच है, अगर यही वाला अगर ऑफ हो जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तो यही काम नहीं करेगा। इसका मतलब इसका ऑन होना हमेशा जरूरी है। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में कुछ जीन होते हैं जो हमेशा वर्क करते रहते हैं, समझे बात को, और वो हमेशा वर्क करेंगे, तब उनके वर्क करने से वो जो प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन जाके दूसरे को रेगुलेट करेगा ऑन या ऑफ करने के लिए, रेगुलेट करेगा। रेगुलेटर होता है ना, पंखा वाला रेगुलेटर, ऑन हो जाता है ऑफ हो जाता है, वही रेगुलेट करेगा, जीन रेगुलेशन। आगे पढ़ेंगे, शायद आपको थोड़ा बहुत चमक रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए। तो कंस्टिट्यूटिव जीन, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा जीन्स
that are always in the switch on condition। ठीक है, ये जो कंस्टिट्यूटिव जीन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन भी बोलते हैं, हाउस कीपिंग जीन। ठीक है, और ये तो नॉन कंस्टिट्यूटिव है, ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो कि हमेशा ऑलवेज स्विच ऑन नहीं रहता है। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट अलग होता है, लैक ऑपरेंड अलग होता है। एकदम ध्यान से समझना, एक एक लाइन आपका एनसीईआरटी का क्लियर होगा। चलिए आइए, ये जो आपके सामने जीन दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन, और ये जो आपके सामने बड़ा सा जीन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक, अब स्ट्रक्चरल जीन का कॉन्सेप्ट शायद आपको याद हो कि ये कोई जीन है, यहाँ पे होगा प्रोमोटर, यहाँ पर होगा टर्मिनेटर, और ये वाला जीन जो कि ट्रांसक्राइब होता है एक्चुअल में, जिससे एमआरएनए बनेगा, फिर आगे जाके प्रोटीन बनेगा, इसी को हम लोग बोलते थे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, चलिए आइए एकदम ध्यान से एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोमोटर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटर हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखिए, ये रेगुलेटरी जीन जो है ना, किसी प्रोटीन को बनाएगा, और ये जो प्रोटीन होता है इसी को हम लोग बोल सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। क्यों बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ना, ये आगे जाकर के क्या करेगा, इस स्ट्रक्चरल जीन को बोलेगा या तो यस और या तो बोलेगा नो। अब ये यस और नो क्या है भाई? अब ये जो यस है या फिर नो है, इसका मतलब आपको समझाते हैं ध्यान से। ठीक है, आप ऐसे समझो कि ये जो रेगुलेटरी जीन है ना, जो कि रेगुलेटरी प्रोटीन बना रहा है, ये जाके इस स्ट्रक्चरल जीन को, जो कि यहां पर एक्चुअल में 3 जीन होते हैं। ठीक है, एक जीन है यहां पर जेड, ठीक, और एक जीन है वाई, और एक जीन है ए, जेड वाई ए। अब ये जो तीनों जीन है, ये तीनों अपना अलग अलग एंजाइम बनाएगा। एक समझो कि बनाया E1, एक बनाया E2 और एक बनाया E3। ठीक है, तो अब ये जो प्रोटीन है, या तो ये इसको बोलेगा यस, हाँ भाई बना लो, और या तो बोलेगा नो। अगर ये बोला इसको यस, हाँ बना लो, तो ये जो तीनों जो एंजाइम है ना, ये इन्वॉल्व हो जाता है किसी कॉमन प्रोसेस में। ठीक है, अब समझना एकदम अच्छे से। तो ये किसी कॉमन प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो गया, जैसे कि समझो आप कि ये लैक्टोज के डाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोल देंगे क्या, लैक ऑपेरॉन। हो सकता है कि ये जो एंजाइम बने, ये किसी अराबिनोज के डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाए, मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको बोलेंगे क्या, एराओपेरॉन। वैसे ही अगर ये किसी और चीज के, जैसे ट्रिप्टोफान के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, उसको बोलेंगे ट्रिप ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पूरा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है। तो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या था? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का मीनिंग था कि ये कोई रेगुलेटरी जीन है, जो रेगुलेटरी जीन कोई रेगुलेटरी प्रोटीन को निकालेगा, और ये रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा किसी पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को। ये कहां से आया? एक से ज्यादा सिस्ट्रॉन है कि नहीं बताओ, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा। और हो सकता है कि वो अगर यस बोल देगा कि हाँ भाई बना लो, तो जो एंजाइम बनेंगे वो किसी कॉमन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर वो किसी कॉमन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो गए, सपोज वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लैक ओपेरॉन। वैलिन में अगर हो गया तो बोलेंगे वैल ओपेरॉन। समझे बात को? एराबिनोज में हो गया बोलेंगे एरा ओपेरॉन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको बस टूल्स बताया, कुछ बेसिक्स बताया, ठीक है, कि लैक ऑपेरॉन को समझने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत था। अब ये एंजाइम E1, E2, E3 क्या है, ठीक है। अब ये अगर यस पोजीशन में अगर काम करेगा तो एक्टिवेटर किसको कहते हैं, रिप्रेसर किसको कहते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग अभी समझेंगे अच्छे से। एक एक एंजाइम का फंक्शन सब हम लोग देखेंगे। चलिए आइए, तो यहाँ से आप एक बात समझो, रेगुलेटरी जीन, अब ये जो फंक्शन में जाएगा, अगर हो सकता है कि ये यस बोल दे या फिर हो सकता है कि ये नो बोल दे। तो अगर ये यस बोलेगा ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे एक्टिवेटर, ठीक है। और अगर ये नो बोलेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिप्रेसर, ठीक है। मतलब ये जो रेगुलेटरी जीन है, अगर इसका फंक्शन अगर यस होगा कि हाँ बना लो पॉजिटिव रेगुलेशन, अच्छा इसको एक और बात लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन, या फिर
इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नेगेटिव रेगुलेशन में अगर इन्वॉल्व हो गया तो इसको बोलेंगे एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर। अब आइए देखिए एकदम ध्यान से। तो ये जो कहानी है आपका, ये शुरू होता है कहाँ से, जीन रेगुलेशन से, ठीक है। तो ये जो कहानी है आपका वो शुरू होता है कहाँ से, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से। अब इसमें बोलेगा कि भाई रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ब्रॉड है और ये होता है बहुत सारे लेवल पे। और ये जो जीन एक्सप्रेशन है इसमें फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनता है और ये सेवरल लेवल पे हो सकता है। यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का बनना, प्रोसेसिंग लेवल मतलब रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, और ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए मतलब ट्रांसपोर्टेशनल लेवल या फिर ट्रांसलेशनल लेवल पे ये हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आ सकता है, नीट में आया हुआ है एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग एक एग्जांपल के साथ। अब सोचो कि मतलब मेरा शादी वादी हो गया, मेरा बाल बच्चा हो गया, ऐसा मान लो, हाँ मेरा शादी हो गया, सपोज बाल बच्चा हो गया, ठीक है। अब मैंने उसको सिखाया कि भाई देखो कहीं अगर दूर अगर जा रहे हो, है ना, तो आप ऐसे गन लेकर के जाओ साथ में। अगर आपको एनिमी दिखा तो ही बेटा आप गन निकालना, अगर आपको एनिमी नहीं दिखा तो आप गन नहीं निकालना। तो आप इस सिचुएशन को आप इमेजिन करो कि वो गन तो ही निकालेगा जब आगे एनिमी होगा, अगर एनिमी नहीं है तो वो गन नहीं निकालेगा। ठीक ऐसा ही कुछ सिचुएशन होता है हमारे बैक्टीरिया के साथ, ठीक। अब ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। अब ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम निकालेगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ना, ये क्या करता है, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज को ये ब्रेक डाउन कर देगा। किस में ब्रेक डाउन कर देगा, ये ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये एंजाइम काम करेगा यहाँ पे और ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो अब ये कहता है कि देखो भाई, मैं ये अपना एंजाइम तभी निकालूंगा जब हमारे इन्वायरमेंट में लैक्टोज रहेगा। अगर लैक्टोज इन्वायरमेंट में है तो ये अपना एंजाइम निकालेगा, और अगर लैक्टोज इन्वायरमेंट में अगर नहीं है तो ये अपना एंजाइम को नहीं निकालेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, एकदम रखना इस बात को एकदम खोपड़ी में दिमाग से, ठीक है। इसको रिलेट करेंगे आगे जाकर के। चलो आओ, कि जीन जो है वो एक्सप्रेस होता है, पर्टिकुलर फंक्शन करता है। फॉर एग्जांपल जीन जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज होता है ई कोलाई के द्वारा, यूज होता है कैटलाइज होने में, कैटलाइज करने में हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड जिसका नाम लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। अभी जो बैक्टीरिया है ये यूज़ करता है उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो बैक्टीरिया है वो अगर लैक्टोज अगर नहीं रहेगा, है ना, तो फिर वो नहीं सिंथेसाइज करेगा किसको, एंजाइम को, इसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। इन सिंपल टर्म्स हम लोग ये बात कह सकते हैं कि जो जीन एक्सप्रेशन है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। कुछ फैक्टर जैसे कि हो सकता है वो मेटाबॉलिक फैक्टर हो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। ये क्वेश्चंस नीट में आ रखा है एक बार, ठीक। चलो देखो यहाँ पर है कि देयरफॉर इन सिंपल टर्म्स मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में अगर लैक्टोज है तो ही ना वो निकाल पाएगा, यानी नहीं निकालेगा, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पे हुआ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो अंदर जो मैकेनिज्म प्रोसेस हो रहा है, अगर उसको करना है कि नहीं करना है, फिजियोलॉजिकल हो गया। समझे बात को, ये पूरा आपका हो गया। अब यहाँ देखो ये बोलेगा कि देखो जो जीन एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड होता है, रेगुलेटेड होता है। अब जैसे डेवलपमेंट या फिर डिफरेंशिएशन, जैसे एक एम्ब्रियो जब बनेगा तो वो एम्ब्रियो आगे जाके माइटोसिस करेगा, डिफरेंशिएशन करेगा, उसका कौन सा वाला सेल कौन सा ऑर्गन बनाएगा, ये सब कुछ बहुत पहले से प्री प्लान्ड होता है, वेल कोऑर्डिनेटेड सेगमेंट में होता है सब कुछ, ठीक है। चलिए आइए, अब यहाँ से ये वाला चीज़ आपको मैंने समझा रखा है। एक्टिवेटर, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होता है वो एक्ट करता है दोनों, पॉजिटिव रेगुलेशन में करेगा एक्टिवेटर की तरह और निगेटिवली काम करेगा रिप्रेसर की तरह, ठीक है। ये सारा बात मैंने आपको समझा रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखो जो मैंने आपको हिंदी में बताया था, भाई देख ये जो है, हाँ, इन लैक ऑपेरॉन polycistronic structural gene is regulated by common promoter and regulatory gene. Such arrangement is very common in bacteria and referred to as operon. अब एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, जैसे कि क्या, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, अरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन। मतलब ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट नहीं बताया। देख टॉपिक का नाम लिखा है क्या, लैक ओपेरॉन। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या था कि कोई रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा और वो रेगुलेट करेगा किसी पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को,
कि वो बनाए चीज़ों को या फिर ना बनाए। अगर वो बनाएगा तो हो सकता है कि वो जो तीनों एंजाइम बनेगा वो किसी कॉमन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाए। और वो कॉमन प्रोसेस कैसा होगा? लैक्टोज का डाइजेशन होगा तो उसको बोलेंगे लैकोपेरॉन, एराबिनोज का होगा उसको बोलेंगे एराओपेरॉन, हेक्सोपेरॉन, वायलोपेरॉन। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे ये वाला बात क्यों लिखा हुआ है कि कॉमन प्रोमोटर, है ना, देखो कॉमन प्रोमोटर या फिर रेगुलेटरी जीन क्यों लिखा। रेगुलेटरी जीन तो मैंने आपको समझा दिया, कॉमन प्रोमोटर समझाऊंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप। अब लैकोपेरॉन में आगे बढ़ने से पहले आप एक कहानी समझो। ये सोचो कि आपके सामने है क्या? रेगुलेटरी जीन, ठीक है, और ये है यहाँ पर कोई स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। अब समझो कि ये जो है ना एक तरह का प्रोटीन बना है और इस प्रोटीन का नाम है गब्बर सिंह, ठीक है, इसका नाम है गब्बर सिंह। और अब आप देखो कि गब्बर सिंह पूरा मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री का विख्यात गुंडा गब्बर सिंह। गब्बर सिंह का नेचर कैसा था? उसका नेचर बहुत गुस्सैल वाला था, हमेशा तोड़ फोड़ मचाने वाला था, इस तरह का था, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ये गब्बर सिंह क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा जहाँ पर किचन है, किचन K1, किचन K2, किचन K3 किचन है, ठीक है। अब ये गब्बर सिंह क्या करेगा, इसका गुस्सैल नेचर है, ये जाएगा और ये पूरा पूरा किचन को डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, तहस नहस मचा देगा। तो क्या ये किचन अपना डिश बना पाएगा? डिश D1, D2, D3 ये बना पाएगा? कुछ नहीं बना पाएगा, ये है ना, क्योंकि गब्बर सिंह को खुला छोड़े, वो चला गया, वो किचन तोड़ दिया, वो तहस नहस कर दिया, कोई भी चीज़ नहीं बना पाया। लेकिन अगर ये गब्बर सिंह के सामने यहाँ पे अगर कोई पिंकी आ गई, है ना, बसंती आ गई, ठीक है, तो ये गब्बर सिंह थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने गोल से, जैसे आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। अब ये इधर क्या हुआ, थोड़ा सा मिंगल मिंगल हो गया ये, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो गया ये इधर। तो क्या अब ये गब्बर सिंह इधर जा पाएगा? बताओ, ये नहीं जा पाएगा उधर, है ना। तो अब ये जो गब्बर सिंह है ये इधर नहीं जा पाएगा। तो क्या ये इनको डिस्ट्रॉय करेगा? ये नहीं डिस्ट्रॉय करेगा। तो क्या अब ये जब डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, है ना, ये जब है ही पहले से, तो क्या अब ये बनना रुकेगा? क्या नहीं रुकेगा, ये सभी एंजाइम, ये सभी डिशेस बनेंगे, है ना। समझ में आया आपको? आई होप कि यहाँ तक तेरा जो जिसमें कम दिमाग है ना, जो चाहता नहीं शॉर्टकट मारने लो, उसका तो काम बन गया भाई। कैसे काम बन गया देख तू, ध्यान दे इधर। ये रहा तेरे सामने, ये है वो गब्बर सिंह। अब ये चला जाएगा यहाँ ऑपरेटर में, बाइंड अप हो जाएगा, चपक जाएगा। तो ये जो ZYA जो जीन है, ये सभी चीज़ों को ये नहीं बना पाएगा, है ना। और यहाँ पर ये जो गब्बर सिंह था वो इस पिंकी के साथ इन्वॉल्व हो गया, से मिंगल मिंगल हो गया, तो ये इधर नहीं जा पाया। जब नहीं जा पाया तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो फिर ये चीज़ों को बना रहा है। ये जब बना रहा है तो आगे एंजाइम बनेगा, हो गया खत्म। समझ में आ गया? 12th वाला रट ले चले जा करके। लेकिन जिसको समझना थोड़ा सा रुकना अच्छे से, ठीक है। चलो आओ इधर देखो, पूरा अल्लाह का अपहरण खत्म कर दिया भाई ऐसे। आई होप कि यहाँ तक आपको वो बात क्लियर होगा। आओ अब देखते हैं एक्चुअल बात क्या है, केसेस करके। केस 1, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक। एकदम ध्यान से समझना है। ये है आपका रेगुलेटरी जीन और ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। अब ये जो रेगुलेटरी जीन है ना, ये बनाएगा किसको? इस प्रोटीन को। और ये जो प्रोटीन है इसका कॉमनली जो नाम है वो है रिप्रेसर प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ना, ये क्या करता है, यहाँ पर एक ऑपरेटर रीजन होता है, यहाँ है प्रोमोटर और यहाँ है टर्मिनेटर, ठीक है। अब ये ऑपरेटर रीजन है। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटीन जा करके और यहाँ पर चिपक जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। अब जब ये चिपक जाएगा तो कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ये चिपक गया, है ना। अब ध्यान देना एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर एक और भी चीज़ होता है जो इंतज़ार कर रहा होता है चिपकने के लिए। अब यहाँ पर एक और एंजाइम है जिसका नाम होता है क्या? RNA पॉलीमरेज, ठीक है। ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पर चिपकने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। RNA पॉलीमरेज है तो क्या बनाएगा भाई? कुछ बनाना है तो पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है? RNA बनाना है तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम। मतलब यहाँ पर जो भी जीन रहता होगा, Z हो गया, Y हो गया, A हो गया, ये आगे जा करके क्या बनाता था? mRNA बनाता था। ये भी mRNA, लैक Z mRNA, लैक Y mRNA, लैक A mRNA, ठीक है। अब ध्यान देना अच्छे से मेरा बात। ये वाला जैसे ही प्रोटीन बना, रिप्रेसर प्रोटीन, तो ये फटाक से यहाँ जाके चिपक गया, इसके मास्किंग कर दिया ये। अब RNA पॉलीमरेज ये था जो कि यहाँ पर जाना चाहता था, है ना, लेकिन अब ये मास्क कर दिया तो ये क्या आप जा पाएगा? बताओ,
नहीं जा पाएगा ये, है ना। तो अब जब ये नहीं जा पाएगा तो क्या इन चीज़ों का सिंथेसिस होगा? बताओ, इन चीज़ों का सिंथेसिस नहीं होगा, है ना। समझ में आया बात। अब यहीं पर क्या होगा ना कि अगर यहाँ पर वो कोई पिंकी आ गई, बसंती आ गई, तो ये जो गब्बर सिंह था, ये आपका जो रिप्रेसर प्रोटीन था, वो इन्वॉल्व हो जाएगा इधर। तो अब ये जो इधर जाके चपक जा रहा था वो नहीं चपक पाएगा, नहीं चपक पाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज जाकर बाइंड हो जाएगा और ये चीज़ों को बना पाएगा, बना पाएगा तो एंजाइम बन जाएगा। समझ में आया बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना। तो इसके मौजूद होने से, है ना, इसके मौजूद होने से इंड्यूस हो रहा था ना ओपेरॉन पूरा, तो इसीलिए ये जो बसंती है ना, ये जो पिंकी है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं इंड्यूसर। समझे बात को। तो यहाँ ये बात क्यों बता दी अभी, जबकि ये तो पढ़ा रहे नेगेटिव रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपको ये बात समझना है कि नेगेटिव रेगुलेशन जो हो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर होता है। ये इंड्यूसर नहीं ना, इसलिए तो वो चला गया। समझे बात को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, कंडीशन बोल करके हम लोग ऐसे लिख देंगे कंडीशन, ठीक है। और इसमें लिखा जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। इंड्यूसर का एग्जांपल भी आपका बुक में लिखा हुआ है, लैक्टोज या एलोलैक्टोज है, ठीक। चलिए आइए अब अगला, अगला है केस 2, पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। चलो अब एकदम ध्यान देना। अब ये जो हमारा रेगुलेटरी जीन है, ये बनाता है किसको, किसी रिप्रेसर को, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन को। अब उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पे आ गया ये, है ना, और ये क्या है भाई, यही है वो पिंकी, समझे बात को, बसंती, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है इंड्यूसर। अब इंड्यूसर का मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल में इंड्यूसर है या तो लैक्टोज, ठीक है, और या तो एलो लैक्टोज, ठीक है। अब ये जो इंड्यूसर है, इसके मौजूद होने से ये जो रिप्रेसर है ना, ये इस तरह से मिंगल मिंगल हो जाएगा, ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा, या यूं कहो एक्चुअल बात अगर बोले तो ये यहाँ पर चपक जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा क्या, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। समझे बात को। अब वो कैसा दिखाई देगा भाई, बना करके दिखाइए। तो ये ऐसा दिखाई देगा, लो बना दिए, है ना। ये क्या है आपका, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब ये बन जाएगा ना, तो ये जो कि इधर जाने वाला था वो क्या हो जाएगा, जा पाएगा, बताओ, ये नहीं जा पाएगा। और अगर ये नहीं जा पाएगा तो यहाँ पर जो एंजाइम था, जो इंतज़ार कर रहा था, वो एंजाइम जाएगा, चपक जाएगा यहाँ। और अगर ये एंजाइम चपक गया तो उसके बाद क्या होगा भाई, बताओ। उसके बाद ये यहाँ जो जेड है, वो जेड बनाएगा क्या, लैक जेड। और ये जो है बनाएगा क्या, लैक वाई। और ये बनाएगा क्या, लैक ए, है ना। अब ध्यान देना, अब ये जो एंजाइम बनाएगा, ये एंजाइम कैसे बनाएगा, चैट जीपीटी से, मतलब चैट जीपीटी नहीं, जीपीटी से बनाएगा, ठीक है। आओ देखो, ये बनेगा क्या, जी, और ये बनेगा क्या, पी, और ये बनेगा क्या, टी। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये बनेगा क्या, परमीएज, ठीक है। और ये बन जाएगा क्या, ट्रांस एसीटाइलेज, ठीक है। तो ये बन गया क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बन गया परमीएज, और ये बन गया ट्रांस एसीटाइलेज। ये पूरा पूरा एंजाइम है आपका। ये है आपका पॉजिटिव रेगुलेशन, जो कि होता है कौन से कंडीशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है। आइए लिख दें इसको भी। अब देखो, ये आपको ना, ऐसा आपको ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से।
लेकिन ना आपको पूरा कहानी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको कहानी समझाता हूँ, अच्छे से एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। फिलहाल आप एक कंक्लूजन निकाल लो यहाँ से। कंक्लूजन ये है भाई कि देखो ये जो है इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, ये लैक्टोज अगर है तो ही जाकर के ये सारा चीज बन रहा है। याद आए वो बात कि इन्वायरमेंट में अगर एनिमी रहेगा तो ही गन निकालेंगे। वैसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया क्या बोला कि अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज अगर रहेगा तो ही हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज निकालेंगे। तो यहां पर देखो लैक्टोज है तब जाकर के बीटा गैलेक्टोसाइडेज को निकाला। समझ में आया बात? अब देखो एकदम ध्यान से समझना बात को। तो आप एक कहानी समझो कि ये जो बैक्टीरिया लोग होता है ना, प्रोकैरियोट लोग, इसको पता है कि इसके लिए कोई खाना वाना बनाएगा नहीं, इसको जॉब वॉब करना नहीं है, तो ये ना बहुत महंगे शौक नहीं रखता। ये क्या करेगा, ये सस्ता सस्ता चीज़ पे ये डिपेंडेंट रहेगा, फीड करेगा ये क्या, जैसे लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब इसको एज अ फूड चाहिए, एज अ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब ये जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, ई कोलाई है, ठीक है। तो ये जो ई कोलाई है ना, ये ई कोलाई को चाहिए क्या, लैक्टोज चाहिए, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर क्या है आपका लैक्टोज। अब ये जो लैक्टोज है इसको अंदर जाना है, सॉरी अंदर गया कैसे, तो ये समझाएंगे आपको अंदर कैसे गया। तो ये लैक्टोज यहाँ जब पहुँच गया तो ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पर जो एंजाइम आएगा उसको बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो आप जैसे पढ़ रहे थे लैक जेड, फिर आप पढ़े लैक वाई, ठीक है। तो लैक जेड जो था और फिर लैक वाई और उसके बाद फिर लैक ए। तो लैक जेड क्या निकाल रहा था भाई, लैक जेड निकाल रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये निकाल रहा था क्या, परमीएज, ठीक है। और ये निकाला क्या, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था ना, इसका फंक्शन हम लोग बोलेंगे क्या, या तो हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं और या तो फिर डाइजेशन बोल सकते हैं ऑफ क्या, लैक्टोज, ठीक है। चलिए अब ये लैक्टोज अंदर घुसा कैसे, तो इसको परमिएबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, पी से परमिएबिलिटी, पी से परमिएज, ठीक है। तो ये परमिएज ही है वो जो कि क्या करता है, प्रोवाइड्स परमिएबिलिटी, ठीक है, फॉर द लैक्टोज एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब देखो आपका जो बुक है ना वो लिखता है कि परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, बल्कि ऐसा नहीं है, ये परमिएबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, लैक्टोज को। लेकिन मैंने दोनों बात लिख दिया था कि एनसीईआरटी भी गलत ना हो भाई, एनसीईआरटी सर्वोपरि है हमारा। एनसीईआरटी ने जो बोल दिया सो बोल दिया, अगर एनसीईआरटी बोल देगा कि अभी दिन नहीं अभी रात है तो मानना पड़ जाएगा समझे बात को। आंसर की भी आपका एनसीईआरटी से मिलता है नीट में। चलिए अब आगे है क्या, ट्रांस एसिटाइलेज वाला, इसका फंक्शन कहीं भी नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है और जिक्र भी नहीं करना है इसका, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए। अब ध्यान दो कुछ कुछ बात को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि जैसे आप बुक आप देखोगे ना तो बुक में आपको बोलेगा लैक आई, आई का मतलब क्या, देखो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो आई दिख रहा है ना, तो बोलेगा आई का क्या मतलब है भाई, तो आई का मतलब एकदम ध्यान देना, आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब इनहिबिटर है। ये बात एनसीईआरटी लिखता है लेकिन फिर भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो आई का मतलब इनहिबिटर कैसे हो गया, एक बार और इस डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको। आओ देखो, तो ये है रेगुलेटर जीन, आई जीन। अब ये बनाया रिप्रेसर एमआरएनए, अब इसको बोला रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के बाइंड अप हो जाएगा ऑपरेटर में, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर, ठीक है, एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ये बात आपको मैंने समझाया अच्छे से। अब ये वाला जो था पूरा पूरा ये इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर था, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। अब देखो ये, अब ये जो है फिर से ये बनाया रिप्रेसर प्रोटीन, और यहाँ पर क्या है, ये इंड्यूसर है, इसी इंड्यूसर का नाम या तो हो जाएगा लैक्टोज और या तो हो जाएगा एलोलैक्टोज। अब ये यहाँ पर ऐसे मिंगल हो गया तो ये बन गया, ये इनएक्टिव रिप्रेसर बन गया। समझे बात को, आपका एनसीईआरटी यहाँ पर बोलेगा इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये क्या यहाँ पर जा पाया, नहीं जा पाया, तो ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, है ना। अब देखो ये बनेगा क्या, जीपीटी, देखो ये जीपीटी, गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया, परमिएज हो गया, ट्रांसएसिटाइलेज हो गया। ये बात पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका लैक ऑपेरॉन, यहाँ तक आपको मैंने समझा रखा था। यहाँ से सिर्फ आपका दो नाम आपको याद रखना है, ये जैकॉब था और मोनोड था। कहाँ गया भाई, ये जैकॉब और मोनोड, ये साइंटिस्ट था जो कि लैक ऑपेरॉन को दिया था। अब यहाँ बोलेगा लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, जिसको हम लोग आई जीन कहते हैं। यहाँ पर आई का मतलब इंड्यूसर नहीं होता है, इसका मतलब होता है इनहिबिटर, ठीक है।
और 3 स्ट्रक्चरल जीन होगा, जेड होगा, वाई होगा, ए होगा। ये जो आई जीन है वो कोड करता है रिप्रेसर के लिए लैक ऑपरेरन में, और जो जेड है वो कोड करता है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड जिसका नाम लैक्टोज है, जिसको किस में करेगा, मोनोमेरिक यूनिट में कन्वर्ट करेगा गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। और जो वाई है वो कोड करता है परमिएज के लिए, जो कि क्या करता है, विच प्रोवाइड परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब ये जो ए जीन है वो इनकोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, इसका फंक्शन नहीं दे रखा है, ठीक। ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट्स ऑफ लैक ऑपेरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। देखो यहाँ पर ये बात बताया, इन मोस्ट ऑफ द ऑपेरॉन एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ऑपेरॉन आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन द सेम। बात फिर समझ में आ रहा बात आपको, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, शानदार तरीके से। आओ देखो अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है। अब जो लोग ऑफलाइन में हो शायद उनको पता हो कि मैं 2-3 साल से एक बुक लिख रहा हूँ, वो बुक नीट पैटर्न पे है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो मामूली क्वेश्चन नहीं है, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। उस क्वेश्चन में ना NCERT का पेज नंबर, लाइन नंबर, पैराग्राफ नंबर भी लिखा हुआ है, और फिर भी आप ढूंढ नहीं पाओगे, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन देख के क्या वो NCERT के अंदर का, इतना ट्विस्ट एंड टर्न किया हुआ उसमें। तो क्या हुआ ना कि यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ था, और वो क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जैक्ट जो है ना वो नीट में पूछा हुआ था इस बार 2024 में। तो अब देख, ना तो मैंने उसका कॉपी करा है और ना तो उसने मेरा कॉपी करा है, कॉन्सेप्ट तो सेम है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख के अच्छा लगा ऐसे कि हाँ ये सेम कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, आओ देखो। अब बात क्या है कि सुनना अच्छे से, मैंने आपको अभी पढ़ाते वक्त भी बताया कि ये जो बैक्टीरिया लोग होता है ना, ये लोग को बहुत ही चीप सोर्स पे फीड किया जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज पे इसको खाना खिलाया जाएगा, इसको कल्चर मीडियम में ग्लूकोज दिया जाएगा। तो ग्लूकोज अगर दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फीड कर लेगा। अब आपका NCERT एक बात लिखता है, आप देखो अगर ध्यान से, तो कि तब क्या होगा जब बैक्टीरिया पे हम लोग प्रीफर्ड कार्बन सोर्स जो कि ग्लूकोज है वो नहीं, बल्कि उसके अलावा अगर लैक्टोज पे अगर उसको हम फीड करें तब क्या होगा। तो भाई ध्यान देना एकदम, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लैक्टोज पे अगर फीड करेंगे तो चीज़ें कुछ ऐसी होती कि लैक्टोज जो है अंदर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो बनेगा ना रिप्रेसर प्रोटीन, अब ये लैक्टोज इससे बाइंड अप कर जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये जा पाएगा उधर, नहीं जा पाएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, परमिएज बनेगा और ट्रांसएस्टाइलेज बनेगा। फिर ये परमिएज जब बन जाएगा तब ये बोलेगा कि हाँ भाई लैक्टोज तुम आ जाओ। तो ये पहली बार घुसा कैसे, समझ रहे बात को। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बोला हुआ है, ये क्वेश्चन बोला हुआ है कि भाई स्मॉल लेवल ऑफ लैक ऑपरेरन हमेशा चलते रहता है, लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा चलते रहेगा, ये परमिएज हमेशा फॉर्म होते ही रहता है, तब जाकर के ये लैक्टोज अंदर घुसेगा। आओ देखो इसको दिखाते हैं। देखो यहाँ पर लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम, ठीक है, beta galactosidase, and it regulates switching on and off the operon, hence it is termed as inducer. In the absence of the preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, lactose is transported into the cell through the action of permease. समझ में आया बात। अच्छा एक कॉन्ट्राडिक्शन देखो, यहाँ पर बोला कि लैक्टोज ट्रांसपोर्ट होता है इन द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज, मतलब अभी बोला ये परमिएबिलिटी लैक्टोज के टर्म्स में, और जस्ट इसके एक पेज पहले वो बोला परमिएबिलिटी किसके टर्म्स में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के टर्म्स में, इसलिए मैंने दोनों लिख रखा वहां पर। चल देख इधर, रिमेंबर a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell at all time। समझ में आया बात। अब देखो लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल, अदरवाइज लैक्टोज अंदर मूव नहीं कर सकता था। द लैक्टोज व्हेन इंड्यूसेस द ऑपेरॉन इन फॉलोइंग मैनर। समझ में आ रहा है बात अच्छे से फिगर में। अब यहाँ से फिर वही वाला कॉन्सेप्ट है भाई कि ऑल टाइम जो एक्सप्रेस होगा उसको हम लोग कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, ठीक, जैसे कि आई जीन। अब रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड अप करता है ऑपरेटर से, ये एकदम सिंपल सा बात बोला, वो इनएक्टिव हो जाता है। देखो यहाँ पर जैसे कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों ही होता है इंड्यूसर, ठीक है।
रिप्रेसर इनएक्टिवेट होता है बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर, और ये अलाउ करता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड अप। समझ में आ रहा है बात आपको? एकदम सिंपल सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। चलिए आइए अब एकदम ध्यान दो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में ना तो एचएनआरएनए बनता है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉट। तो भाई प्रोकैरियोट में आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल तो होगा ही, ट्रांसलेशन लेवल तो होगा ही, ये प्रोसेसिंग लेवल नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, ठीक है। चलिए आइए, आई जीन रेफर्स टू द, तो आई जीन का मतलब इनहिबिटर होता है, ये बहुत बार आपका बुक जो है वो बोला, ठीक है। तो आप देखो ये क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज या फिर एब्सेंस ऑफ लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज वाला है, ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव रेगुलेशन वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन वाला, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लैक ऑपरेंस रिलेटेड जो भी एक एक लाइन था उसको हम लोगों ने अच्छे से डिकोड करा है। आप इसके अलावा और भी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट की रिप्लाई करता हूँ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।